तो चलिए ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर। लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर संजीव जीवा की हत्या के बाद एक बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है। मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की हत्या की गई, लेकिन वकील के कपड़ों में शख्स वहां पर पहुंचे थे और गोली चलाई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी मर्डर केस का आरोपी था संजीव जीवा। एक बच्ची को भी गोली लगी और लखनऊ कोर्ट में शूटआउट से इस समय सनसनी। ये सजायाफ्ता अपराधी है और जानकारी जैसे पता चली आपको अपडेट देना, ठीक है। बताया जा रहा है मुख्तार से वो सब जानकारी बाद में, ठीक है। तो एक बच्ची को भी गोली लगी थी। माफ करिएगा, कुछ देर पहले जो हमने आपको खबर बताई, लेकिन अभी बच्ची का इलाज अभी जारी है। तो सहयोगी अली भी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। सहयोगी मदन वाराणसी से लगातार अपडेट दे रहे हैं। अली, यूपी के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने देखिए कई सवाल उठाए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी कई खबरें आपने इस तरह की कवर की, जहां पर कोर्ट परिसर के अंदर गोली चली और आज यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही कांड हुआ है। अली, देखिए सागर, बिल्कुल आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस गोली कांड से पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो, इसके लिए तमाम जितने भी कोर्ट परिसर हैं हर एक शहर में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है पुलिस की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जब विपक्ष सरकार पर हावी होने लगे इस गोली कांड से, तो तमाम अधिकारियों ने समीक्षा करते हुए टीम बनाई और हर शहर में नाकेबंदी करते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन लखनऊ के अंदर इस गोली कांड के जो आरोपी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय यादव नाम का ये शख्स है जो कि जौनपुर का रहने वाला है और वकील की ड्रेस में आकर इसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से गोलीकांड लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कहलाता है, वहां पर जब हुआ है तो सवालिया निशान खड़े होते हैं सुरक्षा कर्मियों पर, जो क्योंकि हर कोर्ट परिसर में एक चौकी होती है पुलिस की, और वो चौकी इसलिए होती है कि जो कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो उसकी बाकायदा चेकिंग की जाती है, चेकिंग के बाद ही अंदर जाया जाता है। लेकिन वो हथियार लेके कैसे अंदर गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अतीक हत्याकांड के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए गए थे, लेकिन अब जिस कितनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी उसका अतीक हत्याकांड के बाद वो सबके सामने है। लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि उसे क्योंकि जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि उसे कोर्ट परिसर के अंदर ही जो वकीलों ने पकड़ लिया था आरोपी को और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया और उसके साथ कितने लोग शामिल थे। सागर, चलिए अली लौट कर आऊंगा आपके पास। सहयोगी मदन भी इस समय वाराणसी से लगातार अपडेट दे रहे हैं। मदन, क्या कुछ अपडेट आपके पास मिल पा रहा है क्या कि जो लोग घायल हैं फिलहाल उनकी हालत अभी कैसी है? क्योंकि कोर्ट के अंदर देखिए बहुत ज्यादा नोकझोंक हम देख पा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए कि अभी घायल जो है उनका इलाज चल रहा है और इस पे कहा जाए और पूरे आक्रोशित हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मैं बताना चाह रहा हूँ अंदर एक जो आरोपी को पेश किया गया और इसको किसी गोली मारी गई, उनको अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया और इस दौरान एक सिपाही को भी कुछ छर्रे लगे तो इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। और यहाँ पर मौके पर जहाँ कोर्ट के बाद मौजूद है वहाँ के लॉयर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी देते हैं। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है वही आज पेशी पे आया था और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था। तो अब से कुछ ही देर में जब लखनऊ से संवाददाता जुड़ेंगे तो हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे कि वहां पर इस समय कैसी तस्वीरें हैं। अली, मदन, देखिए हम आपसे पूछ रहे थे घायलों की हालत अभी कैसी है। मदन, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर कहा जाए कि इस मामले में जो है एक बच्ची जो है गंभीर रूप से घायल हुई है, उसका इलाज जो चल रहा है फिलहाल अगर कहा जाए तो उसका भी इलाज चल रहा है। वहीं अगर हम जिस तरह से बात सागर कर रहे थे सुरक्षा को लेकर के, तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वाराणसी में जो है हमेशा जो है इस तरह से कहा जाए तो वकीलों ने जो है इस सवाल
उठाए हैं और लगातार जिस तरह से कहा हम पहले भी कह रहे थे कि ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी कचहरी है और देख सकते हैं कि यहाँ से जो आप तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहें कि वो गेट है जहां से कहा जाए तो जज भी जाते हैं और जहां से कहा जाते हैं जो आरोपी होते हैं या अपराधी होते हैं उनको भी इसी रास्ते से ले जाया जाता है। वहीं अगर तस्वीरों में दिखाएं कि इस रास्ते से अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एक मशीन लगाई गई थी। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मशीन लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल कहा जाए तो यहाँ पे कोई भी मशीन से जिससे कि सामान जो है अंदर लेकर के जाते हैं, जो चाहे बैग हो चाहे हो, उनको पहले जो है इस मशीन के अंदर डाल करके चेक कर करके उनको बाहर तब वो अंदर की तरफ प्रवेश करते थे। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो ये पूरी तरह से बंद है। दूसरी तरफ अगर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि तमाम अधिवक्ता हो चाहे इस रास्ते से इस पे जाते हैं और यहाँ पे अगर सुरक्षा की जिस तरह से अगर हम बात करें तो हमेशा अधिवक्ताओं ने जो है अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो है तमाम जो यहाँ पे मुवक्किल आते हैं उनकी भी सुरक्षा के लेकर के जो है आवाज उठाई है। कुछ अधिवक्ता है हमारे साथ में। भाई साहब, जिस तरह से लखनऊ में घटना हुई है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वाराणसी भी एक पूर्वांचल की सबसे बड़ी कचहरी है और इसमें जो है कहा जाए तो 10,000 से अधिवक्ता लगभग आते हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिगत क्या कहना चाहेंगे? सर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम कहना चाहेंगे कि आप जो अभी दिखा रहे थे ये वीडियो, सर वाकई में ये ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे जिस हिसाब से ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर, बाकी और सारी चीज़ें अंदर भी हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको हाईलाइट करना हो इसको तो फिर बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत जो है वाराणसी कचहरी भी कहीं से जो है ना उफीस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2007 में एक बार जो है बम ब्लास्ट भी हुआ था, उसमें कई लोग जो है मारे भी गए थे। वहीं अगर का बात करें तो जिस तरह से सुरक्षा की भी बात की जाती है, तमाम जो है वादे किए जाते हैं। कुछ दिन तक तो ये चलता है कि जब घटनाएं हो जाती हैं कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद जो है चलिए मदन लौट कराऊंगा। सहयोगी विवेक तिवारी फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक, ताजा अपडेट क्या है? फिलहाल घायलों की हालत कैसी है और क्या आरोपियों का कुछ पता चल पाए क्या? विवेक, 2 लोग इसमें 2 सिपाही घायल हुए थे, उन दोनों की हालत बहुत ठीक है। उनको घुटने और पैर में चोट लगी है, उनका इलाज चल रहा है। जिस बच्ची है उसको KGMC, उसकी हालत खराब है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो जीवा है उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी बॉडी इस वक्त बलरामपुर हॉस्पिटल में है और वो ICU में है, लेकिन जो बता रहे हैं सोर्सेस की उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये स्थिति है। जो लोग घायल हुए हैं 2 सिपाही, उनकी हालत ठीक है, इलाज थोड़ा मोड़ा होगा, चोट लगी है थोड़ी उन्हें, लेकिन बच्ची की हालत नाजुक है। उसकी चिंता सब लोग कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बचाई जा सके। क्या बच्ची के बारे में कुछ अपडेट मिल पाया क्या विवेक कि आखिर बच्ची कौन थी, कैसे वहां पर पहुंची थी, उसे गोली कैसे लगी? बच्ची किसी के साथ पहुंची थी, उसका नाम लक्ष्मी बताया गया है। वो किसी अपने परिजन के साथ वहां पर पहुंची थी और इसमें जो गोली चलाई है वो 7-8 राउंड फायरिंग की है। जो पुलिस वाला घायल हुआ है उससे जो हमने पूछा, जो संजीव जीवा को लेके जेल से आया था जिसके सामने सारी वारदात हुई, उसने बताया कि 7 से 8 राउंड इसमें आवाज सुनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर अंधाधुंध गोली चलाई गई है कोर्ट के अंदर और जो टारगेट पे तो जीवा था, लेकिन जो आसपास लोग थे उसके उनको भी गोलियां लग गई। ठीक है, तो उसमें 2 सिपाही, एक व्यक्ति और घायल हुआ है और एक बच्ची घायल हुई है। तो ये 4 लोग उसमें जख्मी हुए हैं और एक जीवा, उसकी मौत हो चुकी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। नीरज भी इस समय लखनऊ से जुड़ पा रहे हैं। नीरज, पीछे मैं आपकी तस्वीरें देख पा रहा हूँ, देखिए गतिविधियां बहुत तेज वहां पर चल रही हैं क्योंकि एक बड़ी घटना लखनऊ में शूटआउट के बाद सनसनी फैल गई, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग, कोर्ट परिसर के अंदर घुसकर कई सारे सवाल तो खड़े हो गए, लेकिन बच्ची देखिए अभी भी खतरे के बाहर नहीं है, उसकी भी हालत इस समय नाजुक बनी हुई है। नीरज जी हाँ, बिल्कुल। देखिए किस तरह से कोर्ट परिषद में इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी दुस्साहसिक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आखिर कोर्ट परिषद की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से चल रही है। हालांकि जो व्यक्ति मारा गया है वो दुर्दांत अपराधी था, उसके तमाम उत्तर प्रदेश में दुश्मन थे और उसका एक लंबा 2 से 3 दशकों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और एक बड़ा इतिहास रहा है। यानी कि उसने जो भी हत्याएं, जो भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया उसने, तो वो अपने आप में आज भी याद किए जाते हैं, चाहे वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड हो। चलिए ठीक है नीरज, लौट कर आऊंगा। सहयोगी अली भी लगातार देखिए बता रहे हैं कि आखिर क्राइम की ग्राफ को कर देखिए अपराधियों को इस समय अली, यूपी की पुलिस ये तो चाह रही कि कैसे यहां से खात्मा किया जाए अपराधियों का, कैसे उन्हें जेल भेजा जाए, कैसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन उन्हीं अपराधियों के पहले से कई सारे दुश्मन है जो ये चाह रहे हैं कि पेशी से पहले, सुनवाई से पहले हम इनको मौत के घाट उतार दें। दिल्ली में आपने देखा था जिस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर घुसकर कई लोगों ने
हत्या वहां पर की थी और एक बार फिर लखनऊ में अब अली। देखिए सागर, टिल्लू हत्याकांड जो दिल्ली तिहाड़ के जेल के अंदर हुआ वो पूरे देश ने देखा, क्योंकि राजधानी दिल्ली भी की जो जेल है तिहाड़, वो अपने आप में बस चर्चा में हमेशा रहती है और विशेष जेल कहलाती है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कोर्ट परिसर में जो ये कांड हुआ है वो एडीजे कोर्ट में हुआ है, यानी कि जो विशेष न्यायाधीश हैं एससी एक्ट के, उनके कोर्ट परिसर में ये पूरा गोली कांड हुआ, जिसमें 2 सिपाहियों को गोली लगी है, एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी है। सबसे बड़ी बात यह है जो मासूम बच्ची है जिसे गोली लगी है वो आईसीयू में भर्ती है और उसके उपचार के लिए तमाम तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो जीवा था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाले इस विजय यादव को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ कौन लोग थे, क्यों इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, ये तमाम सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हालांकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं लखनऊ में फिलहाल इस पूरे मामले की सर्च कर रहे हैं और वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन उससे पूछताछ अभी होनी बाकी है कि लखनऊ जैसी राजधानी जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है। जी मदन, देखिए लगातार बता रहे हैं, क्योंकि वाराणसी की अगर बात करें वहां पर सबसे बड़ी कचहरी, वहां पर भी सुरक्षा बहुत ज्यादा देखिए जरूरी हो जाती है और वाराणसी तो पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। इस लिहाज से देखिए मदन, वहां की सुरक्षा और भी चाक चौबंद अब करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर कोई अप्रिय घटना कुछ इस तरह की अनहोनी हो गई तो शायद जवाब देना बहुत कठिन हो जाएगा। मदन सागर, बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ जो है यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया सागर की जब कुछ इस तरह की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तब प्रशासन जो है जरूर जागता है, कुछ दिनों तक वो चलता है, उसके बाद फिर जो है वो बंद हो जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको पहले दिखाया कि जब मेटल डिटेक्टर की बात हो या जो कहा जाए जिस तरह से सामान जो चेकिंग करने के लिए जब कचहरी के अंदर प्रवेश किया जाता है, मशीनें तो जो है लाखों रुपए की मशीनें लगा दी गई, लेकिन वो भी कहीं कहा जाए तो वो भी बेकार, क्योंकि वे बंद पड़े हुए हैं। तो तमाम इस तरह से अगर कहा जाए कि चेकिंग की जिस तरह से अगर बात की जाती है, लोगों को सुरक्षा की अगर बात की जाती है, तो यह सवाल जो है वाराणसी से उठना भी लाजमी है, क्योंकि वाराणसी जो है पूर्वांचल की सबसे बड़ी कचहरी कही जाती है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी कचहरी है और यहाँ पर लगभग 10,000 अधिवक्ता जो है यहाँ पे आते हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो पूर्वांचल से लगभग से 15 से 20,000 यानी कि 25 से 30,000 लोग जो है पर डे जो है कचहरी ठीक है मदन, नजर बना रखिएगा। अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, नजर बना रखिएगा लखनऊ में, क्योंकि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।